नमस्कार। आज है 16 मार्च। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर की। जी हाँ, आज है 16 मार्च और आज के माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले तो खर्गद्वीप कहाँ स्थित है? जी हाँ, खर्गद्वीप अभी हाल ही में चर्चा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच वार चल रहा है, जिसमें अमेरिका में भी शामिल हो कई खाड़ी देशों पर और पश्चिमी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के बीच यहाँ पर खर्गद्वीप जो है एक बार फिर से चर्चा में है। तो हम बात करेंगे खर्गद्वीप कहाँ स्थित है। तो खर्गद्वीप जो है फारसी खाड़ी में स्थित है। जी हाँ, फारसी खाड़ी में स्थित है। और ईरान के तेल निर्यात, जी हाँ, जो कि 90% अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो यहाँ जो है ईरान का तेल जो है 90% तेल जो है यहीं से निर्यात होता है और ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण खर्गद्वीप माना जाता है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर लगभग यह 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खर्गद्वीप। इसकी अवसंरचना की बात करें तो 1960 के दशक में 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता यहाँ पर होती है। जी हाँ, यहाँ पर डेली 70 लाख बैरल तेल की क्षमता लोड करने की क्षमता होती है, जो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि खर्गद्वीप अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में है, तो कहीं भी आ सकता है कि खर्गद्वीप कहाँ स्थित है। तो यह फारस की खाड़ी में स्थित है, ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर है, लगभग 25 किलोमीटर दूर। और यह ईरान की अर्थव्यवस्था जैसे तेल निर्यात में 90% का योगदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसकी सूचना कब हुई थी? 1960 के दशक में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, आज का अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, अगला सवाल है कि होर्मुज जलमरुमद क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ, इस समय होर्मुज जलमरुमद भी हमारी चर्चा में है बहुत ही। तो आप लोग इसके बारे में आइए हम थोड़ा देखेंगे। तो होर्मुज जलमरुमद क्यों चर्चा में है? तो होर्मुज जलमरुमद एक संकीर्ण प्राकृतिक समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। होर्मुज जलमरुमद किन दो खाड़ी के बीच में है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच होर्मुज जलमरुमद स्थित है। और यह फारस की खाड़ी के आसपास स्थित कई तेल उत्पादकों देशों के लिए समुद्र के रास्ते बाहर निकालने के लिए एकमात्र रास्ता है। जी हाँ, खाड़ी के जो आसपास जितने भी देश हैं या एशिया के देश हो गए, उनको तेल निर्यात करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रास्ता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये दुनिया का लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी के रास्ते से होती है। और एशिया के देशों को लगभग 80% की आपूर्ति, तेल की आपूर्ति इसी के रास्ते होती है। और इसमें जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान क्राइसिस में यह जो है यहाँ से ईरानी जो है जहाज़ निकलने में, या ईरान के लोगों के नौसेनाओं के जो उससे ईरान की जो नौसेना है उनके द्वारा यहाँ पर रोक लगाई जा रही है। तो इस तरह लोगों को बहुत परेशानी है। पूरे देश में इस समय, हमारे देश में भी हाहाकार मचा हुआ है तेल के लिए, गैस के लिए। तो यहाँ इसलिए यह जो है होर्मुज जलमरुमद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के बारे में आप लोग जान लीजिए। होर्मुज जलमरुमद कहाँ पे स्थित है? तो फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में स्थित है। और दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात आपूर्ति इसी रास्ते होती है। एशिया का लगभग 80% तेल निर्यात इसी के रास्ते से होता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार इसे कहा जा सकता है। तो अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पे। आज का तीसरा सवाल देखेंगे। ओबीसी क्रीमी लेयर पर किसने एक बड़ा फैसला दिया है? जी हाँ, हाल ही में भी एक फैसला आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आय से सिर्फ तय नहीं होगी आरक्षण पात्रता। जी हाँ, आय से सिर्फ जो है जो कोई व्यक्ति अगर अपनी आय लगाता है तो उसकी आय से केवल आरक्षण की पात्रता तय नहीं होती है। उसने कहा है कि निर्धारण में उनके माता पिता के पद, उनके सामाजिक और प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, जो पहल है सराहनीय भी कही जा सकती है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता अच्छे से प्रशासनिक पोस्ट पे होते हैं, लेकिन वो अपनी आय लगा के अपना एक जो है क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, मतलब ओबीसी का जो है आरक्षण के दायरे में आ जाते हैं। उससे जो एक गरीब होता है ओबीसी का आदमी, उसे लाभ नहीं, उस लाभ से वंचित रह जाता है, उनका हक मारता है। ऐसे हर चीज़ों, मतलब हर में देखा जाए कि आरक्षण के दायरे में चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, उसमें भी इसी तरह के कई धांधलियाँ देखने को मिलती हैं कि जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिलता है, और कोई सेटिंग से या किसी तरह से अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेता है और लगवा देता है। तो इसी तरह ओबीसी में भी यहाँ पर जो है कई लोग जो है अपनी आय को कम बताकर अपना ये जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो उसका आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सराहनीय पहल है। तो इसे सरकार को इस पर ध्यान दिया, बहुत अच्छी पहल है। अगला देखेंगे क्रीमी लेयर शब्द जो है ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के वही लोग हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख, जी हाँ, जिनकी सालाना आय 8 लाख से अधिक है और इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जी हाँ, क्रीमी लेयर की बात की जाए तो यह अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का वह वर्ग होता है जिनकी सालाना आय 8 लाख होती है और इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
यह अवधारणा जो है यह सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के फैसले में प्रस्तुत किया था और ओबीसी को जिसमें 27% आरक्षण की बात कही गई थी। जी हाँ, तो यह आप इससे जुड़े जो फैक्ट जीएस था उसे भी आप लोग यहाँ हमने डिस्कस कर दिया कि क्रिमिनल एयर शब्द कहाँ से चर्चा में आया था। तो यह जो है इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघ 1992 से चर्चा में आया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आज के अगले सवाल पर चलेंगे, चौथे सवाल पर। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जी हाँ, GSWAS 2026 सम्मेलन का उद्देश्य कृषि खाद्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। जी हाँ, इसके उद्घाटन किसने किया, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था कृषि खाद्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना था। कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, 50% लगभग। यूएन ने 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि 2026 को महिला किसान का वर्ष किसने घोषित किया है, यूएन ने घोषित किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, आज का 5वां सवाल देखेंगे। जी हाँ, 5वें सवाल के डिस्कस करेंगे। 5वां सवाल है कि सूजल गाँव आईडी का शुभारंभ किसने किया। जी हाँ, सूजल गाँव आईडी का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है, हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सूजल गाँव आईडी का शुभारंभ किया गया है। हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन जो है चालू किया गया। जी हाँ, 2.0 जो है चालू किया गया है। इसका विस्तार जो है दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। जी हाँ, हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 लागू किया गया है और इसका विस्तार जो है दिसंबर 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सूजल गाँव आईडी जो है डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया है और इसे किसने लॉन्च किया है, तो हमारे जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह 31 राज्यों में तथा यूटीज में और 1.6 सूजल आईडी बनाई गई। जी हाँ, 31 राज्यों और यूनियन टेरेटरी में कुल 1.6 सूजल आईडी बनाई गई। जी हाँ, 1.6 लाख सूजल आईडी बनाई गई। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया 5वां सब क्वेश्चन। अब हम चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स की बात करेंगे। जी हाँ, कुछ प्रमुख ऑनलाइनर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। पहला प्रमुख ऑनलाइनर्स है कि विश्व का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डर्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया। जी हाँ, भारत का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डर्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हमारे नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में विश्व का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डर सिस्टम एंड सेंटर स्थापित किया गया है। अगली बात करेंगे, अगला हम लोग देखेंगे प्रमुख ऑनलाइनर्स की। तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित राज्य कौन बना। जी हाँ, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित राज्य कौन बना है, चंडीगढ़ बना है। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर जो है राज्य कौन बना है, तो हमारा चंडीगढ़ बना है। इसे आप लोग याद। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित राज्य कौन बना है, चंडीगढ़ बना है। पहले की बात करें तो पहला हमारा जो है लद्दाख बना है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लद्दाख जो है पहले जो है हमारा पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पहला पूर्ण साक्षर राज्य की बात करेंगे, सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन था, तो ये हमारा मिजोरम था, जो कि 2025 में बना था। जी हाँ, मई 2025 में मिजोरम जो है पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। और यूटी की बात करें तो पहला जो है हमारा लद्दाख था, दूसरा हमारा ये चंडीगढ़ है। इसे आप लोग याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो हमारे चेन्नई में हुआ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो हमारे चेन्नई में हुआ। इसे आप लोग याद रखें। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर सवाल। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपको जो सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर की कैसी लग रही है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के करंट अफेयर आपको डेली उपलब्ध कराई जा सके। तो अब हम डेली आप लोगों के लिए करंट की क्लास लाया करेंगे। और क्योंकि बीच में कुछ शादी वादी थी तो इसलिए थोड़ा बिजी थे, इसलिए क्लास बराबर नहीं ले पाए। अब हम इधर कोशिश करेंगे कि डेली क्लास लेने के लिए। तो आप लोग लग जाइए पढ़े पढ़ाई में। इधर लेखपाल का पेपर आ रहा है, उसके बाद RO का भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की भी होगी, होमगार्ड का भी पेपर होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि लोगों को सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।